तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कैमरा बेहद खतरनाक चीज़ होता है। कब कहाँ किस मोड़ पे क्या चीज़ रिकॉर्ड करता जा रहा है, जिसके हाथ में कैमरा उसको भी पता नहीं चलता। कई बार सारी रिकॉर्डिंग देख लेता है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर उसकी नज़र सरसरी पड़ती है और गहराई तक पहुँच नहीं पाता। यही हुआ देवेंद्र के साथ। देवेंद्र वही शख्स हैं जिनके कैमरे में 23 मई की सुबह सोनम और राजा रघुवंशी कैद हुए थे। राजा के कत्ल से कुछ देर पहले कल मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था, और इत्तेफाक से इस वीडियो को डालने के बाद देवेंद्र को तब भी एहसास नहीं था कि इस कैमरे में भी आगे कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। लेकिन जब उन्होंने राजा और सोनम के कत्ल से पहले आखिरी पल के इस वीडियो को जारी किया, तब उनकी वाइफ ने कहा कि थोड़ा और कैमरे को ध्यान से देखो, क्योंकि खबर आ रही है कि जिस वक्त ये राजा यहाँ से गुजर रहा था, इसी रास्ते से उसके कातिल भी गुजरे थे। क्या पता हमारे कैमरे में कातिल भी कैद हुए हों। और कमाल देखिए, इसके बाद जब देवेंद्र ने अपने कैमरे को खंगाला, एक एक विजुअल को देखना शुरू किया, तो अचानक 3 कातिल अनजाने में एक्सीडेंटली उसके कैमरे में कैद नजर आए। ये वही वीडियो है जो देवेंद्र के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आज मैंने देवेंद्र से बातचीत की। उस बातचीत के ज़रिए इस कैमरे, इस रिकॉर्डिंग की कहानी क्या थी, ये सुनने समझने की कोशिश की, और उन्होंने डिटेल में मुझे जो कुछ बताया वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो रिकॉर्डिंग की भी कहानी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। कल जो आपने देखा था कैसे सोनम आगे आगे वाइट शर्ट में एक हाथ में डंडा पकड़ कर चल रही है, पीछे पीछे राजा रघुवंशी बेफिक्र चल रहा है। ये वीडियो जब शूट किया गया था उस वक्त टाइम हो रहा था 9:45 सुबह के 23 मई। दोनों यहाँ से गुजर रहे हैं। जो देवेंद्र ने बताया वो ये कि जब ये वीडियो शूट हो रहा, आप देख रहे हैं सोनम और राजा ये दोनों चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जबकि कैमरे का एंगल ये कि जिसके हाथ में कैमरा है यानी देवेंद्र, वो नीचे उतर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस नीचे उतरने और चढ़ने का मतलब क्या था। उन्होंने कहा असल में वो झरना नीचे था जिसे लोग टूरिस्ट वहाँ देखने जाते हैं। तो देवेंद्र उस वक्त नीचे उतर रहे थे, यानी अभी वो झरने के पास नहीं पहुँचे थे, जबकि सोनम और राजा ये लोग अब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे। वो जो 3000 स्टेप की बात होती है, यानी ये दोनों झरना देख चुके थे और अब ऊपर की तरफ पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए राजा और सोनम जब कैद हुए तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जब देवेंद्र जिन्होंने इसको शूट किया एक्सीडेंटली, उनके कैमरे में दोनों रिकॉर्ड हो गए, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो 9:45 हुआ था उनके कैमरे में वो वक्त जब ये विजुअल रिकॉर्ड हुआ। अब उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट पे हर जगह डाला, जिसका बाद हर चैनल पे हर जगह ये वीडियो आखिरी वक्त के सोनम और राजा के चलने लगे। जब चलने लगा उसके बाद ही उन्हें ख्याल आया कि शायद उसी वक्त उसी दिन वो कातिल भी उसी रूट पर थे, उसी रास्ते पर थे। तो क्या पता उनके कैमरे में वो भी रिकॉर्ड हो। अब उन्होंने खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो अचानक ये वीडियो उनके कैमरे में रिकॉर्ड मिला। अब इसको देखिए, ये वही है सेम। ये तीनों भी नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे हैं, और देवेंद्र नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे एक लेडी है जिसने कैप पहना हुआ है, हैट जो भी है, और उसके पीछे भी एक शख्स सर पे उसके भी हैट है। और फिर चूँकि पगडंडी टाइप की है तो एक वक्त में एक ही आदमी क्रॉस कर सकता, तो ये लोग रुक जाते हैं। साइड से एक एक कर 3 लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले शख्स को जब बिल्कुल करीब आता है कैमरे के, तब तक एहसास ही नहीं था कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि कैमरा उसके चेहरे को रिकॉर्ड कर रहा, अचानक वो तिरछी नज़रों से देखता है और फिर सीधे अपना सर झुकाता है और आगे निकल जाता है। ये जो सबसे आगे जो शख्स चल रहा है, इसका नाम है विशाल चौहान। 3 कातिलों में राजा के एक ये भी था। तो सबसे आगे था विशाल चौहान। अब विशाल चौहान के भी हाथ में डंडा, बैग पकड़े हुआ, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ने के लिए वहाँ डंडा टूरिस्ट लेकर ही चलते हैं। अब उसके पीछे जो शख्स चल रहा है उसका नाम है आनंद कुर्मी, जो दूसरा कातिल है। आनंद कुर्मी को शायद एहसास हो गया था कि जो बराबर में 3 लोग रुके हुए हैं, और उसने दूर से देख लिया था कि किसी के हाथ में कैमरा है, तो वो अपने चेहरे को झुकाए हुआ था ताकि कैमरे में उसका चेहरा रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि दिल में चोट था। कुछ देर बाद वो मर्डर करने जा रहा है।
तो जब मर्डर करने जा रहा तो कोई भी कातिल नहीं चाहेगा कि रास्ते में कहीं भी कोई किसी कैमरे में कैद हो जाए। तो जो बीच वाला शख्स है वो है आनंद। अब इन तीनों में सबसे होशियार शायद सबसे पीछे चल रहा कातिल था, और सबसे जो पीछे चल रहा था वो था आकाश राजपूत, लंबे बालों वाला। आकाश राजपूत को इस बात का एहसास था जब वो करीब से आया कि कैमरा ऑन है और उस कैमरे में उसका चेहरा आएगा। उसने अचानक, आप आकाश राजपूत के बाल देखें बड़े बड़े हैं, तो उसने अपनी जुल्फों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की। न सिर्फ ढकने की कोशिश की, इसके बाद वो बिल्कुल झुक ही गया और एकदम झुककर इस कैमरे के बराबर से निकलता है ताकि उसका चेहरा उस कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। लेकिन कैमरा तो कैमरा है, एक फ्रेम भी मिल जाए किसी का रिकॉर्ड करने के लिए तो सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इस कैमरे को भी वो फ्रेम मिल गया। जब उसने अपने जुल्फों से चेहरा छुपाने की कोशिश की तब तक वो चेहरा कैद हो चुका था। तो इस तरीके से अनजाने में एक्सीडेंटली आकाश, इसके अलावा विशाल और आनंद, ये तीनों उसी कैमरे में कैद हो गए जिस कैमरे में 20 मिनट के बाद सोनम और राजा कैद हुए थे। जब ये तीनों कैमरे में कैद हुए, यानी तीनों कातिल आनंद, आकाश और विशाल, तब उस वक्त घड़ी में वक्त हुआ था सुबह 9:25। तारीख 23 मई थी। 9:25 पर ये तीनों कातिल गुजरे और ये ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। उन्हें शायद पहले से पता था ऊंचाई पे कहाँ जाकर रुकना है, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि पीछे पीछे सोनम उनके शिकार यानी राजा को लेकर आ रही है। और तब सोनम और राजा और इन तीनों कातिल के बीच का जो फासला था, जो दूरी थी, वो 20 मिनट की थी, क्योंकि ये तीनों 9:25 पर कैद हुए कैमरे में। और इसके बाद अब धर्मेंद्र अपने कैमरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब झरने की तरफ। और ठीक 20 मिनट के बाद अचानक उनके कैमरे में अब सोनम और राजा कैद हो जाते हैं। तो मौत 20 मिनट आगे थी राजा के। कातिल पहले से चल रहे थे क्योंकि उन्हें सोनम ने ब्रीफ कर रखा था। अब इन तीनों की जो ये तस्वीरें हैं, यही तस्वीर आपने एक देखी होगी मेघालय पुलिस की कस्टडी में। ये चारों ज़मीन पर बैठे हैं। उसमें चौथा कैरेक्टर था राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड, लेकिन वो मेघालय कत्ल करने गया नहीं था, सब कुछ इंदौर से कर रहा था। बाद में उसे पकड़ा गया। तो अब तीनों, खासकर क्योंकि राज कुशवाहा तो था नहीं इस कैमरे में कैद, तो आनंद, आकाश और विशाल, इन तीनों की ये तस्वीर और इन तीनों की लॉकअप में बैठी हुई तस्वीर को आप देखिए। तीनों के चेहरे मिल जाएंगे। खासतौर पर लंबे बाल की वजह से आकाश राजपूत तो यूं ही पहचान में आ जाता है, और ये वही आकाश राजपूत है, लंबे वाला, अपने जुल्फों से चेहरे को छुपाने वाला, जिसके बारे में यह है कि राजा रघुवंशी के सर पर 2 बार दाव से इसी ने किए थे। तो पहले सोनम और राजा रघुवंशी की तस्वीर मौत से पहले की, और उसके बाद इन तीनों कातिलों की तस्वीर एक ही शख्स के कैमरे में कैद, और वो है देवेंद्र। अब देवेंद्र वहाँ क्या कर रहे थे, और ये कैमरे में तस्वीर अगर 23 मई को कैद हुई तो अभी कल से, मतलब कल 16, तो लगभग इतने दिनों बाद उन्हें कैसे पता चला कि उनके कैमरे में कातिल भी है, राजा भी है, सोनम भी है, सब है। तो जब देवेंद्र से आज मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ मेघालय घूमने गए थे, और मेघालय वो अपना घूम फिर कर, वहाँ फोटोग्राफी का उनका शौक़ है, वो अपना फ़ोटो वोटो ले रहे थे। लेने के बाद वो लौट आए। हरियाणा के रहने वाले हैं वो। जब लौट कर आए, इस दौरान में मीडिया, सोशल मीडिया में सोनम राजा की खबर चल रही थी। खबर को वो लोग भी देख रहे थे, उनकी वाइफ भी देख रही थी। इत्तेफाक से ऐसी जब 2 जून को लाश मिली राजा की, उसके बाद धीरे धीरे खबर आने लगी वो कौन सा इलाका, मेघालय में कहाँ। तो अचानक उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया पर उस जगह का जिक्र हो रहा है जहाँ राजा का कत्ल हुआ, जिस जगह तो वो भी गए थे। तब देवेंद्र को उनकी वाइफ बताते हैं कि हम लोग उसी जगह थे जहाँ पे राजा का कत्ल हुआ और उसके बाद लाश मिली खाई में। और इत्तेफाक से फिर ये हुआ कि राजा का कत्ल 23 मई को हुआ था। अब दोनों ने कहा कि हम उसी तारीख को उस जगह पर थे। तो जब ये हुआ कि 23 मई को देवेंद्र और उनकी वाइफ भी वहाँ थी, और 23 मई को ही राजा का कत्ल हुआ, और उसी इलाके में, जिस इलाके में ये घूम रहे थे, तब वाइफ ने ही उनको कहा, देवेंद्र को, कि आपने सारी चीज़ें शूट की हैं, एक बार देखिए उस रास्ते से कहीं कोई, बहुत सारे लोग गुजरे, उनमें वो लोग तो नहीं है।
तब जाकर पहली बार देवेंद्र को यह ख्याल आया और उन्होंने अपने कैमरे के सारे फुटेज को देखना शुरू किया। और जब देखना शुरू किया तो अचानक उन्हें सोनम और राजा नजर आए। अब सोनम और राजा की तस्वीर इस वक्त पूरे देश में हर जगह मीडिया में देखी और दिखाई जा रही है, तो कोई भी पहचान ले। जैसे ही उन दोनों को देखा, देवेंद्र और उनकी वाइफ दोनों पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो उसी रूट पर था और मर्डर दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास हुआ और ये 9:45 उनके कैमरे में कैद और 23 मई की तारीख। तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला। अब जब ये डाला तब उन्हें ख्याल आया और फिर सोशल मीडिया से पता चला कि इसी रूट पर तीनों कातिल थे। फिर यह हुआ कि और फुटेज ढूंढो, क्या पता कातिल भी हो, और उन्होंने ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से तीनों कातिल भी कैमरे में उनके मिले और जब मिले तो उन्होंने फिर इसको वीडियो में डाला। तो एक इत्तेफाक और एक्सीडेंट था जिससे ये लोग देवेंद्र के कैमरे में कैद हुए। हालांकि उन्होंने पता नहीं लाइट नोट पे आज मुझसे कहा, जब मैंने बात की तो मैं उनको सामने भी लाना चाहता था, लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियां थी, किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता। वो उन्होंने कहा कि इस शूट करने के चक्कर में एक गड़बड़ ये हो गई कि जब पता चला कि उस मेघालय की जगह पर जहाँ पर राजा की लाश मिली है, तो देवेंद्र साहब की जो वाइफ है वही उनसे लड़ बैठी कि बताओ तुम मुझे ऐसी खतरनाक जगह क्यों लेकर गए थे जहाँ पे बड़ी आसानी से कत्ल हो जाता, तुम्हारे इरादे तो ठीक थे। अब जाहिर सी बात, ये हंसी मजाक होगा लेकिन सीरियस नोट पर हो गई बात। तो खैर ये थी कहानी देवेंद्र के उस कैमरे में रिकॉर्ड होने की। अब आज ही के दिन यानी ट्यूसडे को मेघालय पुलिस इन तीनों कातिलों को, यानी आकाश को, विशाल को और आनंद को लेकर उसी जगह जहाँ पर देवेंद्र ने यह कैमरे में कैद किया और उसके बाद जहाँ कत्ल हुआ, बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, लेकिन मेघालय पुलिस तीनों कातिलों को लेकर वहाँ गई ये जानने के लिए कि इन्होंने कत्ल कैसे किया, लाश कैसे खाई में फेंकी, पूरे सीन को रिक्रिएट किया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी रिक्रिएशन की है जो आज ही हुई। तो मेघालय पुलिस इसके ज़रिए पता कर रही थी और इसी दौरान आज पहली बार पता चला कि कातिल ने सिर्फ एक दाव, जो तेज़ धार हथियार है, एक नहीं खरीदा था राजा को मारने के लिए, बल्कि उनका बैकअप प्लान था। उन्होंने 3 हथियार खरीदे थे। एक विशाल को अपने पास रखना था, एक आकाश को अपने पास और एक आनंद को अपने पास, और तीनों के पास वो दाव था, हथियार। लेकिन वार किया आकाश ने। तो पूरा रिक्रिएशन कर लिया उन्होंने और ये कैसे क्या हुआ ताकि आगे चलकर कोर्ट में केस पुख्ता तौर पर उसको रख सकें। तो ये तो दूसरी तस्वीर थी जो आपने रिक्रिएशन की देखी। मौसम आप देख रहे हैं, हालांकि इसी चेरापूंजी की, इसी मौसम के लिए चेरापूंजी मशहूर है। दूर दूर से, दुनिया भर से लोग, टूरिस्ट वहाँ आते हैं। अब इन 2 तस्वीरों के बाद आपको तीसरा एक वीडियो और दिखाऊंगा। इस वीडियो को दिखाऊं उससे पहले इस वीडियो की कहानी। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। उससे पहले एक फंक्शन था। शादी से पहले कई सारे संगीत, मेहंदी, रिंग सेरेमनी, सब कुछ होता है। 24 घंटे पहले 10 मई को इंदौर में एक फंक्शन रखा गया जिसमें बाकायदा म्यूज़िक था, जिसमें बाकायदा होस्ट, एंकर थे, हंसी मजाक सब चल रहा था। तभी इस फंक्शन के दौरान एक होस्ट या एंकर कहें आप, वो स्टेज पर सोनम और राजा को बुलाता है। बुलाने के बाद तीनों से बहुत सारी बातें करता है और फिर आखिर में उन तीनों से एक दूसरे के लिए 3-3 वचन लेने को कहता है। ये 10 मई का वीडियो है, शादी से एक दिन पहले का। अब वो सोनम से कहता है कि मैं जो कहूँ आप मेरे साथ दोहराइए और ये वचन लेंगे आप राजा के बारे में, और राजा से कहता है कि मैं जो कहूँगा आप दोहराइए और आप वचन लेंगे सोनम के बारे में। 3 वचन लेने के लिए कहता है और वो रिपीट करता है। राजा तीनों वचन एक्सेप्ट करता है, सोनम तीनों वचन रिजेक्ट कर देती है। हालांकि इसमें कुछ लाइट मूड में मजाक वाला भी था, लेकिन तीनों रिजेक्ट कर देती है। जब रिजेक्ट करती है तो उस वक्त भी देखिए अनजाने में एंकर के मुंह से निकलता है कि राजा तू तो गया। ये बात 10 मई की है और 13 दिन बाद राजा सचमुच चला जाता है। तो ये वीडियो जिसमें 3 वचन लेने की बात करें, इसलिए देखना ज़रूरी है। इससे आपको एक तो दिखाई देगा राजा कितना खुश, शादी कितने ग्रैंड लेवल पर हुई, और सोनम का हाव भाव भी आप देखिएगा, क्योंकि ये 10 मई है। राजा के कत्ल की साजिश ऑलरेडी बुनी जा चुकी है। सोनम को पता है उसे कैसे मारना है, लेकिन इस वीडियो को देखकर क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि जो सोनम इस वक्त खड़ी है सामने, जो राजा है जिसके हाथ पे वो हाथ भी पकड़ती है कई बार, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? नहीं पकड़ सकता कोई।
तो ये 3 वचन जो लेने के लिए कहा गया दोनों को, वो कौन से वचन है पहले वो सुन लीजिए। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप मैम, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप, ठीक है। एक वचन कंप्लीट हुआ, एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओजी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो ये था वो वीडियो जिसमें 3 वचन लेने की बात की गई और सोनम ने हर वचन लेने से इनकार किया। इस वीडियो में एक और चीज़ थी जो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया। एक जगह पर वो एंकर सोनम से कहता है कि तो आप बोलिए कि राजा, अगर रिपीट भी करता है, सोनम नाम नहीं लेती राजा का। हमारे देश में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पत्नी अपने पति के नाम नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर सोनम राजा का नाम नहीं ले रही, उस राजा का जिसे 13 दिन बाद उसे मारना भी है। वीडियो के एक फ्रेम में न जाने कितनी कहानियां छुपी होती हैं। तो ये था वो वीडियो, और उस वीडियो के ज़रिए भी सोनम के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा, इसीलिए कई बार जो कहते हैं ना कि किसी का चेहरा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। चेहरे पे दिख क्या रहा और पीछे उसके दिमाग सोच क्या रहा है, आम आदमी के बूते की बात नहीं कि उसे पकड़ सके। ये वीडियो उसकी एक मिसाल है। तो कहानी में इतना ही आज। मोसाद के ऑपरेशन की बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई हैं, लेकिन आज जो कहानी है ये मोसाद के सबसे पेचीदा और सबसे हाईटेक ऑपरेशन की कहानी है। इसलिए कि मोसाद के वक्त बदलने के साथ काम करने का तरीका बल्कि दुनिया की हर खुफिया एजेंसी का बदला है। लेकिन ये वो पहला ऑपरेशन था जिसमें मोसाद को अपने एजेंट की बजाय मशीनों का इस्तेमाल करना था, सैटेलाइट का इस्तेमाल करना था, रोबोट का इस्तेमाल करना था, रोबोटिक मशीन गन का इस्तेमाल करना था। और इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ जो उसका टारगेट था उसको मारने के लिए जो बटन दबाना था वो करीब 1000 किलोमीटर दूर से, यानी जिसे मारना था उसके इर्द गिर्द मोसाद का एक भी एजेंट उस वक्त मौजूद नहीं होना था। लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी वजह ये थी कि एक चलती हुई गाड़ी है, उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा है। सैटेलाइट के थ्रू
इमेज, जो शूटर है यानी कि रोबोट, इन सबको मैसेज देना 1000 किलोमीटर का फासला है। और सेटेलाइट के थ्रू जब आप मैसेज देते हैं तो उसमें टाइम का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल में हम लोग हैं तो जो अपलोड होता है या अपलिंकिंग होती है, जैसे आज तक है अगर सपोज, तो जब यहाँ से टेलीकास्ट शुरू होता है तो आपके घर के जो टीवी स्क्रीन तक वो पहुँचता है, तो यहाँ के मुकाबले आपके घर पे पहुँचने में करीब आप मान के चलिए कुछ सेकंड का फासला होता है। तो कुछ सेकंड के बाद रिले होता है जो आपके घर तक वो सारी चीज़ें पहुँचती है सेटेलाइट के थ्रू। अब वो तो टीवी है, लेकिन यहाँ सोचिए कि एक मशीन गन है, एक बटन दबाना है, सामने टारगेट है, कार चल रही है और गोली सिर्फ उसको लगनी चाहिए यहाँ तक कि उसके बराबर में बैठी हुई सीट पर जो दूसरा शख्स है उसको खरोंच तक ना आए, चलती गाड़ी में। और ये 1.6 सेकंड का डिले भी है, मतलब हुक्म देने में, बटन दबाने में, पिक्चर देख के कंफर्म करने में। तो 1.6 सेकंड चलती गाड़ी और ये मशीन गन जो एक रोबोट ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेशन को अंजाम देना है। क्या है ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन है ईरान के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के किलिंग की। बात 2004 की है। ईरान के बारे में सभी जानते हैं कि ईरान का हमेशा अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना न ले, इसको लेकर खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, ये दो देश हैं जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो इजराइल को भी खतरा है और इसीलिए ईरान को हमेशा रोकने की कोशिश की गई। जैसे इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको लेकर तो वहाँ से सद्दाम हुसैन को ही हटा दिया गया, फिर फांसी दे दी गई। लेकिन ईरान के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इराक जैसा ईरान कमज़ोर देश नहीं है, लेकिन उनका अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। और कहते हैं कि वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, जिनके बलबूते पर ये सब कुछ चल रहा था, मोहसिन फ़खरीज़ादे, ये वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड, टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। 2004 में पहली बार इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद के चीफ को बुलाया और कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान न्यूक्लियर पावर न बने, इसलिए उसके साइंटिस्ट को एक एक कर निशाना बनाया जाए। मोसाद ने अपनी तैयारी शुरू की। 2010 से 2020 के बीच मोसाद ने ईरान के कुल 5 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला। इनमें से कुछ को पॉइजन दिया गया, कुछ को इस तरीके से मारा गया कि उनका कारवां जा रहा है और मोटरसाइकिल पर सवार आए और उन्होंने गाड़ी के बराबर से ही फायरिंग शुरू की, वो मारे गए। कुछ की गाड़ी में रिमोट बॉम्ब लगा दिया करीब आकर, उसके बाद रिमोट से उड़ा दिया, धमाके में मारे गए। तो इस तरीके से 5 साइंटिस्ट को मोसाद मार चुका था 2010 से 2000 के बीच में। और ये 5 के 5 वो साइंटिस्ट थे जो सीधे मोहसिन फ़खरीज़ादे को रिपोर्ट करते थे, यानी उनका बॉस। लेकिन इजराइल को भी पता था कि जब तक मोहसिन फ़खरीज़ादा जिंदा है तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले फ़खरीज़ादा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए कि फ़खरीज़ादे पर भी कुछ बार अटैक हुआ, कई बार ईरान के इंटेलिजेंस को खबर मिली कि हमला होने वाला है। तो इसको देखते हुए फ़खरीज़ादा की सिक्योरिटी बेहद ख़ास थी। एक वहाँ की एलीट फोर्स है ईरान की, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, और उसका सबसे एलीट एक विंग है, उसका नाम है अंसार। तो उसी अंसार यूनिट को, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का है, जिसको कहते हैं सबसे तेज तलवार, तो उस अंसार यूनिट को फ़खरीज़ादे की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा गया। तो उनकी गाड़ी के साथ पूरा काफिला आगे पीछे दाएं बाएं, तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई मोटरसाइकिल पर आए और गोली चलाते हुए निकल जाए, या मोटरसाइकिल से आए और करीब से बॉम्ब कार में चिपका दे और निकल जाए, क्योंकि नज़दीक आने का कोई मतलब ही नहीं था। वो जब कारवां चलता था तो चारों तरफ से एकदम घिरा हुआ, तो करीब जाना ही मुश्किल। इसके अलावा फ़खरीज़ादा कहीं ट्रैवल नहीं करते, ईरान से बाहर नहीं जाते, तो बाहर भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। तेहरान में घर से लैब से दफ्तर या यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते, इन सारी जगहों पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, करीब जाने की बात तो दूर की बात है। लेकिन मोसाद को ये काम सौंपा गया। मोसाद लगभग 2007 से ही, 2004 में ये मिशन दिया गया था, 7 से ही उसके टारगेट पर फ़खरीज़ादा, मतलब करीब कितने 14, 3, 17 साल हो गए। कई बार अटेम्प्ट किया, कोई कामयाबी नहीं, नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे वक्त बीता गया, 5 साइंटिस्ट को मार दिया गया, लेकिन फ़खरीज़ादे का अब भी मतलब जो निशाना बनाना था वो बाकी था। इस दौरान में अमेरिका में सत्ता बदलती है और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले की जो सरकार थी उसने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर संधि की थी जो चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही समझौते के खिलाफ थे। और जो अमेरिका ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था,
ट्रंप ने चुनाव में ही कहा था वो आते ही से ख़त्म कर देंगे, और वो आए तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इजराइल इसको लेकर बड़ा खुश था। अब इसी दौरान में इजराइल और मोसाद इन्होंने कहा कि ट्रंप जब तक यूएस के प्रेसिडेंट हैं, बेस्ट मौका है फखरीज़ादा को निपटाने का, क्योंकि अगर ट्रंप के बाद, और ये तब की बात है जब ट्रंप फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गए, अब सेकेंड बार चुनाव लड़ना है, और जो वहाँ की सर्वे रिपोर्ट आ रही थी वो ये थी कि इस बार ट्रंप हार जाएंगे और जो डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट हैं जो बाइडन, शायद वो जीत जाएंगे। और इजराइल को मालूम था कि अगर बाइडन जीत गए तो ट्रंप ने जो समझौता न्यूक्लियर वाला ईरान के साथ ख़त्म किया है, बाइडन उसको दोबारा शुरू कर देंगे। तो जो भी करना था ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए करना था, लेकिन कैसे किया जाए? बहुत सारे तरीके आजमाए गए कि ये प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उधर मोसाद के दुनिया भर में अपने जासूस, ईरान में भी घुसपैठ बना रखा है, लेकिन कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मारा जाए। करीब जा नहीं सकते। ये हुआ कि कहीं गाड़ी के ऊपर जब कारवां जा रहा हो तो एक ब्लास्ट करते हैं, उस ब्लास्ट में गाड़ी रुक जाएगी, फिर फायरिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें यह था कि बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, तो वो आइडिया भी ख़त्म। पॉइजन की बात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि करीब कोई जा नहीं सकता था, तो वो सारे रास्ते बंद थे। तो कैसे मारा जाए? और मोसाद इसी पर लगी हुई। आखिरकार 2017-18 में एक मीटिंग होती है मोसाद के चीफ और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और CIA के चीफ के बीच। ये वो मीटिंग थी जिसमें पहली बार मोसाद अमेरिकी प्रेसिडेंट और CIA चीफ को भरोसे में लेकर एक प्लान बताती है और कहती है कि मोहसिन फखरीज़ादे को मारने का एक ही तरीका है, क्योंकि ईरान के अंदर और कोई रास्ता नहीं है मारने का। तो वो तरीका क्या था? तब मोसाद ने बताया कि उसने जो प्लान किया है वो एक हाईटेक प्लान है। प्लान ये है कि एक रोबोटिक मशीन गन होगा और उस मशीन गन को तेहरान की एक सड़क पर एक ट्रक के अंदर रखा जाएगा और उस ट्रक के चारों तरफ कैमरे होंगे और वो सब कुछ सैटेलाइट से ऑपरेट होगा और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और वो ऑपरेट जो करेगा कंट्रोल रूम, वो ईरान से दूर होगा, ईरान से 1000 किलोमीटर दूर। और सब कुछ मतलब कोई आदमी नहीं होगा, कोई मोसाद का एजेंट नहीं होगा। जो बटन दबेगा वो रोबोट दबाएगा, जो कैमरा और इमेज देखेगा ये यहाँ से उसको ओके करेगा। तो सब कुछ एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड ये शूट आउट होगा। एक तरह से ये कहें कि एक रोबोट एक शूटर होगा। और उसके बाद वो पूरी प्लानिंग बताई गई तो कहा गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब इसके बाद तैयारी शुरू हुई। तो जब तैयारी शुरू हुई तो एक पूरी कंप्यूटराइज शार्प शूटर को तैयार करना था मोसाद को, जिसमें AI का इस्तेमाल होना था, जिसमें मल्टीपल कैमरा का इस्तेमाल होना था और जिसको ऑपरेट सेटेलाइट से किया जाना था, जो इशारा देना था। और इस कंप्यूटराइज शार्प शूटर की खासियत ये थी कि 1 मिनट में ये 600 राउंड गोलियां चला सकता था। तो वह ठीक है। तब यह हुआ कि इसी कंप्यूटराइज मशीन गन से ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारेंगे। अब यह हुआ कि उस मशीन गन का कहाँ से इस्तेमाल किया जाए। कुछ वॉर में आजकल हो रहा है इस तरह के मशीन गन का इस्तेमाल, कंप्यूटराइज पूरा। तो फिर स्पेशल बेल्जियम मेड एक मशीन गन को चुना गया जो उस वक्त बहुत कामयाब था। तो बेल्जियम का ये स्पेशल पहले मशीन गन चुना गया और इसके साथ फिर एडवांस रोबोटिक सिस्टम को जोड़ा गया कि सब कुछ रोबोट जो है वो करेगा अपने हिसाब से। अब इस मशीन गन, रोबोट और इसके बाकी सारी चीजें, इनके जो कल पुर्जे पार्ट्स थे, इसका ही जो वजन था वो लगभग 1 टन का था। तो सबसे बड़ा मसला यह था कि 1 टन का ये पूरा हथियार ईरान की राजधानी तेहरान तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि तेहरान में ही टारगेट था। तो ये हुआ कि इस पूरे रोबोटिक मशीन गन और उसके जितने इक्विपमेंट्स हैं, इनके जितने छोटे छोटे पुर्जे हो सकते हैं उतने छोटे छोटे इसके पुर्जे और पार्ट्स को अलग कर दो, मतलब जितना छोटा हो सकता है। तो ये हुआ ठीक है। तो वो जो सारा असेंबल करके दिया गया था, फिर बाकायदा उसके एक एक पार्ट्स को अलग किया गया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं एक पार्ट से भी किसी को ये डाउट ना हो जाए कि ये कोई रोबोटिक मशीन गन या इस तरह की चीज़ें हैं, तो हर पार्ट्स को अलग अलग खेप में अलग अलग रास्तों से तेहरान पहुंचाया गया। एक रास्ते से भी नहीं, एक जरिया से भी नहीं। सपोज अगर 2 नट बोल्ट को लेकर जा रहा है तो वो अगर एयरपोर्ट के रास्ते गया तो बाकी पानी के रास्ते या फिर सड़क के रास्ते, और अलग अलग लोग। तो इसमें ही लगे कई महीने, क्योंकि बहुत तसल्ली से एक साथ न जाए छोटे छोटे सारे पार्ट्स
आखिरकार ये सारे पार्ट्स धीरे धीरे करके तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने के बाद अब प्लान ये था कि वहाँ एक ट्रक लेना था और उस ट्रक को उस जगह पर ले जाकर पार्क करनी थी जहाँ से टारगेट यानी कि जो फखरीजादे हैं वो हमेशा अपने घर से निकलते हैं और उस घर से निकलने के बाद एक यू टर्न आता है और उस यू टर्न पर ही गाड़ी स्लो होती है और उसी यू टर्न पर जब वो गाड़ी स्लो हो और यू टर्न ले रहे हो बस उतना ही वक्त है निशाना लेने का। तो सारे कार में ट्रक में इसको असेंबल किया गया, सब कुछ एक एक पार्ट्स को दोबारा जोड़ा गया, पूरे ट्रक में हर तरफ कैमरे लगाए गए और पहले इस ट्रक को बाकायदा काम पे लिया गया, सड़क पे उतारा गया ताकि चेक किया जाए कि कहीं कोई किसी की नज़र में तो नहीं आ जाता है, जैसे जो सामान लोडर होता है। नहीं हुआ। फिर उसी जगह पर उसी यू टर्न के पास उसकी रेकी की गई, उसकी सारी तस्वीरें इमेज जो है वो सेटेलाइट के थ्रू पहुंच रही हैं और उस सेटेलाइट से इधर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अब ये करना है, ये बटन दबाना और रेकी हो रही कि फायर नहीं करना। टाइमिंग जो है वो नोट किया जा रहा है। तो पता चला कि जितनी देर में यहाँ से कंप्यूटर ये इमेज भेज रहा है गाड़ी का और बाकी चीज़ों का और वहाँ कंट्रोल रूम में पहुँच रहा है और वो वापस उसको कमांड दे रहा है, इन सारी चीज़ों में 1.6 सेकंड की देरी हो रही है। मतलब यहाँ से भेजने में, वहाँ कमांड देने में, ये सारी चीज़ों में 1.6 सेकंड की देरी है। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज कार आ गई, कार में टारगेट बैठा हुआ है, इधर से चूंकि पहले ये पहचाननी है कि कार में वाकई फखरीजादा है कि कोई और है, किसी और को नहीं मार देना चाहिए, तो अब कार में वही है या कोई और नहीं, इसको भी चेक करना है। तो यहाँ से रोबोट और वो ट्रक में लगे हुए कैमरे पहले इमेज भेजेगा। वो इमेज वहाँ 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ मोसाद का जो भी ऑपरेशन देख रहा है वो इस इमेज को देखेगा कि हाँ ये फखरीजादे हैं, वो उधर से सिग्नल देगा डन, तब फिर फायर। तो इन सारी चीज़ों में करीब 1.6 सेकंड की देरी हो रही थी। अब इस ऑपरेशन में 3 इश्यूज आ रहा था सब कुछ होने के बाद। पहला ये 1 सेकंड की देरी, दूसरा जब ट्रक में रखे इस जो रोबोट है उसके ज़रिए बटन दबाने से जब वो फायर करता है तो गोली की आवाज़, मतलब गोली चलते ही वो जो ट्रक है उसमें थोड़ी सी एक तरह से वो क्या कहते हैं हिलने लगता है, मतलब थोड़ी सी कंपन से आती है, उसका बैलेंस जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, एक झटका जैसा लगता है। तो अब ये है कि कार गुजर रही है और उसी में फायर करना है और झटका भी है हर फायर के साथ, तो उस झटके से निशाना चूक ना जाए। तो एक ये भी इशू था, टाइमिंग का इशू अलग था और फिर ये भी चेक करना कि कार के में जिसको मारना है गोली सिर्फ उसको लगे, उसके बराबर में बैठे वाले किसी को खरोच सकना है। तो अब इन सारी चीज़ों पे काम किया गया और काम करने के बाद फिर लगा कि नहीं ये फाइनल है और कारगर होगा। अब ये सब होने के बाद भी एक और मसला आया, वो ये कि कार की स्पीड एक ही जैसी हो ये पक्का नहीं है। हो सकता है यूटर्न पे कार की स्पीड 15 की हो, 10 की हो, 8 की हो, 9 की है, लेकिन यहाँ जो पूरा प्रोग्राम किया गया है वो तो एक एक सेकंड और सब कुछ देख कर किया गया है। तो कार की स्पीड में भी कहीं चूक ना जाए तो उसका भी हल निकाला गया वो अलग अलग तरीके से। खैर सब कुछ हो गया। अब ये हुआ कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। 27 नवंबर फ्राइडे का दिन 2020 साल और उसी दिन चुना गया। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले रेकी की गई तो देखा गया कि जो मोहसिन फखरीजादा हैं उनका रूटीन बड़ा नॉर्मल था, मीडिया से दूर, बाकी सारी चीज़ों से दूर, अपना काम जाना, फिर घर फैमिली के साथ और या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। चूँकि 2007 से ही लगातार धमकियाँ मिल रही थी, उन्हें कई बार कहा गया, लेकिन 2007 से 20-13 साल गुजर गए, उन्हें लगा कि ऐसे ही है, कुछ होना नहीं है, तो वो थोड़े से सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह हो गए थे। कई बार वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें मना भी करते थे, लेकिन वो कहते थे कुछ नहीं होगा। और अक्सर जब वो खुद ड्राइव करते तो अपनी बीवी को बराबर की सीट पर बिठाया करते थे। और रूट यही था, क्योंकि घर से निकलने के बाद जो 2 जगह जाना था वो दोनों जगह पर इस यू टर्न से होकर गुजरना था, क्योंकि यू टर्न उनके घर के करीब था और वो पॉश एरिया था, बेहद सेफ एरिया, और साथ में बाकी गाड़ियाँ चलती थी। फखरीजादे की एक और आदत थी कि जब वो खुद ड्राइव करते कार में तो बराबर में वाइफ को बैठाते, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड होता उसको कभी पीछे नहीं बैठाते, वो कहते तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठो या आगे वाली गाड़ी में बैठो, इस गाड़ी में और कोई नहीं होगा। तो ये आदत थी और यही आदत शायद नुकसानदेह बन गई। तो 27 नवंबर 2020 दोपहर 3:30 बजे फखरीजादा उस दिन अपने घर से निकलते हैं और फिर वही उनका शौक ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाते हैं।
बराबर में उनकी वाइफ। अच्छा, इस तमाम धमकियों और उसके बावजूद ये तक आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कार के शीशे बुलेट प्रूफ नहीं थे। ये आज तक समझ में नहीं आया, और ये बात मोसाद को मालूम थी, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ होते तो शायद ये ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं। खैर, 3:30 बजे के करीब अब वो कार से निकले, यू टर्न के पास पहुंचे। यू टर्न के पास जैसे ही पहुंचे, कैमरे की इमेज ने वो तस्वीर भेजी ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स की। 1000 किलोमीटर दूर ने बैठे ने कंफर्म किया कि ये मोहसिन पर फखरीजादे हैं। उधर से सिग्नल आया, इधर से रोबोट ने बटन दबाया। पहली बार में एक गोली चली जो सामने विंड स्क्रीन से आई, कंधे पर लगी। जैसे ही गोली लगी वो दरवाज़ा खोलकर फखरीजादा नीचे की तरफ उतरे, तब तक 3 और गोली आई और तीनों होने लगी। वो वहीं ज़मीन पर गिर गए। उधर बीवी उनकी चीखती हुई बाहर निकलती, तब तक सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ से आ जाता है, लेकिन इसके बाद कोई गोली नहीं चलती, क्योंकि कैमरा देख रहा था कि काम गोली अपना कर चुका है। इसके बाद ये सब अब इधर उधर लगे हुए हैं, और जितने सिक्योरिटी गार्ड वो बदहवास की गोली चल कहाँ से रही है। और इसके थोड़ी देर के बाद कुछ दूरी पर यू टर्न से एक ज़बरदस्त धमाका होता है। एक ट्रक धमाके से उड़ जाता है। मोसाद का प्लान यही था कि इस ऑपरेशन के बाद उस ट्रक को उड़ा देना, जिसके अंदर वो सारी रोबोटिक मशीन गन और वो सारी चीज़ें थी, ताकि कोई सबूत ना मिले कि ये काम किसका है। बस इस पूरे ऑपरेशन में यही एक गलती हुई थी। उन्हें यह था कि इसको धमाके से उड़ाने के बाद सारी निशानियां मिट जाएंगी, लेकिन हुआ यह कि जब धमाका हुआ तो उस रोबोटिक मशीन गन और उसके बाकी इक्विपमेंट्स के कुछ पार्ट्स हवा में उड़ गए, और हवा में उड़ने के बाद ज़मीन पर गिरे। बाद में सिक्योरिटी एजेंसी ने मौका वारदात की पूरी तलाशी ली, हर चीज़ को उठाया, तो जब वो पार्ट्स हाथ में आए तब पता चला कि ऑपरेशन कहीं दूर से बैठकर सैटेलाइट के थ्रू AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक मशीन गन से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और तब नाम आया फिर मोसाद का। मोसाद की तारीख में, हिस्ट्री में ये पहला ऑपरेशन था जो पूरी तरह से हाईटेक था। और कमाल यह था कि हर सेकंड का 100वां हिस्सा उन्हें गिनना था, लेकिन उसके बावजूद ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। 2020 का ये ऑपरेशन था, और अभी 31 तारीख को ईरान के टॉप साइंटिस्ट के बाद अब हमास के चीफ जब तेहरान पहुंचे, इस्माइल हानिया, तो उसी तेहरान के एक घर में 6 से 8 हफ्ते पहले, यानी लगभग 2 महीने पहले, वहाँ के सबसे सुरक्षित इलाके के घर के कमरे में इसी मोसाद ने बम रखा, और ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा। इसीलिए कहते हैं कि मोसाद दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट सर्विस या खुफिया एजेंसियों में से एक